नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग या इस भाग में हम लोग 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुए थे उसकी विफलता के क्या कारण रहे उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि 1857 का विद्रोह आखिर क्यों असफल हो गया। तो विद्रोह में विद्रोहियों को आरंभिक सफलता तो मिली थी, परंतु शीघ्र ही वो पराजित होने लगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कालपी और अन्य स्थानों पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1858 तक विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया। विद्रोह की विफलता के अनेक कारण थे, जिनमें से पहला जो दिखाया जा रहा है उसमें योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ, परंतु उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। उसने सिपाहियों के दबाव में आकर भार ग्रहण किया था। वह बूढ़ा और अक्षम था। विद्रोह के अन्य नेताओं में भी आपसी तालमेल नहीं था। वे एक साथ योजना बनाकर युद्ध नहीं करते थे। वीर होते हुए भी उसमें कुशल सेनापति के गुणों का अभाव था, अतः वे अंग्रेज सेनापतियों का सामना नहीं कर सके। दूसरा है समय से पूर्व विद्रोह का आरंभ। बिना किसी निश्चित योजना के निर्धारित समय के पहले ही विद्रोह हो गया। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 को नियत की गई थी। नाना साहब और कुछ अन्य विद्रोही नेता गुप्त रूप से विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु बैरकपुर और मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने अचानक ही विद्रोह कर दिया। इससे विद्रोह योजनाबद्ध रूप में नहीं हो सका। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार 1 तारीख को सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू होता तो भारत में एक भी अंग्रेज जीवित न बचता। अगला पॉइंट है विद्रोह का अनुपयुक्त समय। विद्रोह का समय क्रांतिकारियों के लिए अनुपयुक्त था। उस समय तक लगभग पूरा भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी अंग्रेजों के अनुकूल थी। क्रीमिया और अफीम युद्ध के बाद अंग्रेज उधर से निश्चिंत थे। ईरान पराजित हो चुका था और अफगानिस्तान से अंग्रेजों की मैत्री हो चुकी थी, अतः अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति विद्रोह के दमन में लगा दी। अगला पॉइंट है विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं। इन लोगों को पता नहीं था कि मान लिया अंग्रेजों को हम हरा देते हैं तो फिर स्वतंत्रता के बाद हमको करना क्या है, देश का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से हम आगे को राजनीति बढ़ाएंगे। ये किसी तरह का उनके पास कोई एजेंडा नहीं था या कोई उद्देश्य नहीं था। तो विद्रोह में भाग लेने वाले नायकों का एक समान उद्देश्य नहीं था। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे इसमें भाग ले रहे थे। एक निश्चित नहीं किया गया कि क्रांति की सफलता के बाद क्या व्यवस्था होगी, अतः विद्रोही पूरे मनोयोग से विद्रोह में भाग नहीं ले सके। संगठन एवं योजना का अभाव। विद्रोहियों में संगठनात्मक दुर्बलता थी। यद्यपि मुगल बादशाह विद्रोह का नेता था, तथापि वह सभी विद्रोहियों को न तो संगठित ही कर सका और न योजनाबद्ध रूप से विद्रोह का संचालन कर सका। अतः विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारी एवं उनके नेता अपनी अपनी योजना अनुसार अलग अलग कार्य करते रहे। इसके विपरीत अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से विद्रोह का दमन कर दिया। अब विद्रोहियों के सीमित साधन। अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के साधन अत्यंत सीमित थे। उनके पास पर्याप्त धन, रसद, गोला बारूद और प्रशिक्षित सैनिकों का सर्वथा अभाव था। उनके पास आवागमन के साधनों एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी अभाव था। इसके विपरीत आप देखिएगा तो अंग्रेज जो थे वह साधन संपन्न थे। अंग्रेजों के पास परिष्कृत सेना, पर्याप्त रसद, गोला बारूद, रेल, तार, डाक, जहाज जैसे आवागमन और संचार के साधन थे। उनकी सहायता के लिए एक केंद्रीकृत नौकरशाही भी थी। सभी संसाधनों से परिपूर्ण अंग्रेजों ने युद्ध में असीमित व्यक्ति और संसाधन झोंक दिए। सिर्फ वीरता और साहस के बल पर विद्रोह को लंबे समय तक अंग्रेजों के समक्ष
वे टिक नहीं पाए। विद्रोह का सीमित स्वरूप, यह पूरे भारत में भी नहीं फैला था, इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। विद्रोह के स्थानीय और सीमित स्वरूप ने भी इसकी विफलता में योगदान दिया। क्रांति का केंद्र बिंदु उत्तरी और मध्य भारत के ही कुछ भाग में थे। बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम और दक्षिण भारत में इसका व्यापक प्रभाव नहीं था। दिल्ली को केंद्र बनाने से विद्रोह उतना अधिक नहीं फैल सका जितना फैल सकता था। फलतः विद्रोहों की अत्यधिक स्थानबद्ध प्रकृति के कारण अंग्रेज उनसे एककर निपटने में कामयाब रहे। अब है अगला पॉइंट, भारतीय रजवाड़ों और सामंतों द्वारा अंग्रेजों को सहयोग। विद्रोह में अनेक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली भारतीय नरेशों और सामंतों ने विद्रोहियों का साथ नहीं देकर कंपनी सरकार का साथ दिया। सिंधिया और होलकर जैसे मराठा सरदार, राजपूताना के राजाओं, भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम जैसों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ तक कि बहादुर शाह के निकटतम संबंधी इलाही बख्श ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया। ऐसी स्थिति में विद्रोह की पराजय निश्चित थी। अगला है जन समर्थन का अभाव। विद्रोह को जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। उच्च एवं मध्यम वर्ग, धनाढ्य एवं व्यापारी, बनिया, महाजन, साहूकार विद्रोहियों के विरोधी थे। गांवों में किसानों का एक बड़ा तबका भी इससे अलग रहा। बहुत से सामंत और तालुकदार अपनी जमींदारियों पर अधिकार करने के बाद विद्रोह से अलग हो गए, अतः विद्रोह का जनाधार कमजोर पड़ गया। विद्रोह के विस्तार के साथ प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने पर उच्च श्रृंख तत्व विद्रोह में सम्मिलित हो गए। वे लूट मार द्वारा सामान्य जनता को भी कष्ट पहुंचाने लगे। इससे भी विद्रोही जनता का समर्थन खो बैठे। अगला है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। 1857 के विद्रोह के समय तक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हुई थी। यद्यपि अंग्रेजी शासन से देश के सभी भागों में और सभी वर्गों में असंतोष व्याप्त था, तथापि इसे राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका था। क्षेत्रीय और स्थानीयता की भावना ही अत्यधिक बलवती थी, अतः विद्रोह को राष्ट्रव्यापी आधार प्राप्त नहीं हो सका। इसे मात्र असंतुष्ट सैनिकों, राजाओं और जमींदारों का विद्रोह माना गया। सभी वर्गों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, फलतः 1857 का विद्रोह विफल हो गया। इस तरह हम लोगों ने जाना कि आखिर 1857 के विद्रोह की असफलता के पीछे क्या कारण थे। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू।